हेलो एवरीवन। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का कोर्स हम लोग ने शुरू किया था, जिसमें हम लोग पहला लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर एक प्रकार से इंट्रोडक्शन था, किस प्रकार से हमें पढ़ना होगा, पूरा अप्रोच हमारी इस सब्जेक्ट के अंदर क्या रहनी चाहिए वो हम लोग ने देखा था। आज हम लोग इसके पार्ट 2 पे चलेंगे और पार्ट 2 में हम लोग देखिए पॉल्यूशन को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले कहा था, हम लोग एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉल्यूशन को उठाने वाले हैं, तो पॉल्यूशन को आज पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात, हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आज तो हम लोग देखेंगे पॉल्यूशन मतलब वट यानी कि ये है क्या, है ना, प्रदूषण आखिर होता क्या है। उसके बाद आप देखोगे कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ना, प्रदूषक क्या होते हैं। और उसके बाद पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के प्रकार किस प्रकार से, सॉरी, प्रदूषक के किस प्रकार से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना और बस ग्रूम करना। ठीक है, नोट्स वगैरह सब बनवा दूंगा मैं अभी हाथ की हाथ। ठीक है, अब देखिए, अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण क्या है, एक प्रकार से ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम, एक प्रकार से किसी चीज़ का परिणाम है। भाई आपका एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपने जितनी भी पढ़ाई करी उसके बाद आपका एग्ज़ाम आता है ना, एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के बाद जो परिणाम आता है, लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है, वही अगर हम इसको एग्जाम्पल को याद करें तो भाई जो रिज़ल्ट है, ये पोल्यूशन एक प्रकार से कई चीज़ों का मिक्सचर है, और कई चीज़ों के मिक्सचर से जो आखिरी चीज़ बन के आती है, दिस इज़ पॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रदूषण होता है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसके लिए पॉल्यूटेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है प्रदूषक, है ना, प्रदूषक। अब प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे कि CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, NO2, SO2, ये सब क्या है, ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दी द एजेंट ऑफ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जिसके कारण होता है, प्रदूषण जिसके कारण होता है, वो एजेंट ही होते हैं। एजेंट के द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है। एजेंट मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब अगर हम देखिए पॉल्यूशन को हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, इसका टाइप्स देख लेते हैं एक प्रकार से। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, आखिर जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आगे जाके रिजल्टेंट के रूप में प्रदूषण करते हैं, है ना, तो ये पॉल्यूटेंट्स यानी कि ये प्रदूषक आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो पहले तो होता है कि भाई ये इसका एक पार्ट जो होता है, पहले एग्जिस्टेंस के आधार पर, एग्जिस्टेंस के आधार पर यानी कि यहाँ ये इसका मतलब होता है कि पृथ्वी में पहले से, हमारी अर्थ पर पहले से ही कुछ पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं, है ना। लेकिन पॉल्यूटेंट्स मतलब कुछ प्रदूषक मौजूद हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, मानव की गतिविधियों के कारण, ये क्या है, ये जितने प्रकृति में होने चाहिए, यानी कि जितने होने चाहिए मतलब उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है, अभी अगर हमारी गतिविधि, मानव की गतिविधियों के कारण कुछ इस प्रकार से क्रियाविधि करे अगर मानव, तो इनकी वजह से जो प्रकृति में पहले से मौजूद पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, अपने थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक है, हमारे अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। तो दिस इज़ एग्जिस्टेंस के आधार पर पहला। ठीक है, और दूसरा खुद ही ह्यूमन मेड। दूसरा अगर हम देखें तो एक ह्यूमन मेड यानी कि मानव के द्वारा खुद बनाए जाते हैं। ये प्रकृति में है नहीं, बट मानव के द्वारा खुद बना दिए पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक। जैसे कि एग्जांपल DDT ले सकते हैं, है ना, और ह्यूमन पेस्टिसाइड ले सकते हैं, जिसको हम लोग खेतों में यूज़ करते हैं ना, फील्ड में यूज़ वगैरह करते हैं। तो ये तो मानव के द्वारा खुद बनाए गए हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। प्रकृति में पाए जाने वाले एग्जिस्टेंस के आधार पर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2, NO2 गैस, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, SO2, नॉक्स ऑक्स भी बोलते हैं इन गैसेस को, इन एजेंट्स को, है ना। अब ये तो हमारी प्रकृति में पहले से हैं, बट अब मानव की गतिविधि के कारण अगर इनका कंसंट्रेशन, इनकी उपस्थिति अगर ज़्यादा हो जाए, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पर, तो ये पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये प्रदूषक बन जाते हैं जो आगे जाके प्रदूषण करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमने पॉल्यूशन की डेफिनीशन, अब हम अपनी पॉल्यूशन की डेफिनीशन बना सकते हैं। कैसे, प्रदूषण क्या है, तो भैया जो ये एक प्रकार से देखा है तो अनडिज़ायरेबल चेंजेस है। अनडिज़ायरेबल चेंजेस का मतलब अवांछनीय परिवर्तन, है ना। देखिए जो भी हमारी मिट्टी होती है, सॉइल, एयर, है ना, उसके बाद वाटर, अगर इनकी भौतिक, रासायनिक और केमिकल यानी कि फिजिकल, केमिकल एंड
बायोलॉजिकल अगर स्टेजेस में अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं मानव की गतिविधियों के कारण, तो वो पॉल्यूशन बन जाता है, प्रदूषण बन जाता है। आई होप आपको अब पॉल्यूशन के बारे में, उसके पॉल्यूटेंट्स, इसका पॉल्यूटेंट्स के बारे में आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। अब यदि हम देखें, देखिए जो मैंने अभी बात करी टाइप्स में, सबसे पहले मैंने एग्जिस्टेंस यानी कि जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, अब ये पहले से मौजूद हैं बट मानव की गतिविधियों के कारण, है ना, मानव की कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये प्रदूषक कैसे बन गए, तो इसके एग्जाम्पल ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भाई CO2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब CO2 तो हमारी अर्थ पर प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। अब ये CO2 कब प्रदूषण बन जाएगी, कब प्रदूषक बन जाएगी, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं, देखिए CO2 प्रकृति में पहले से मौजूद है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले से मौजूद है मतलब प्रकृति के लिए ठीक है, अच्छा है, अभी ये प्रदूषक नहीं है, मानव ने अभी इसमें प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करी है। क्यों? अब प्रदूषक क्यों ज़रूरी है पृथ्वी के लिए? CO2 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है हमारी अर्थ के लिए? ठीक है, तो भाई पहली बात तो हम सब जानते हैं, है ना, ये तो बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होता है एक प्रकार से, किसके लिए? ट्रीज़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए बड़ा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। दूसरा, ये CO2 जो होती है, CO2, अब CO2 क्या होती है? CO2 एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी को हिममंडल होने से बचाती है। हिममंडल का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाती है CO2 कहीं ना कहीं। अगर ये प्रकृति में मौजूद है तो ये अच्छी बात है, बट अगर ये ज़्यादा हो गई तो इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि हिममंडल होने से कैसे बचाती है, यानी कि क्रायोस्फीयर बनने से पृथ्वी को कैसे बचाती है। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमें डायग्राम से समझना पड़ेगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं। तो चलते हैं अपने नोट्स वोट्स की तरह, थोड़ा नोट्स वोट्स बना लेते हैं जितना हमने अभी तक देखा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम लोग शुरू करें, पार्ट 2 है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। अब इसमें पॉल्यूशन, इसमें देखिए पॉल्यूशन हम लोग प्रदूषण पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ पॉल्यूशन? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या है, ये लिख सकते हो आप लोग, अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन physical, chemical and biological stages in soil, air, water। ठीक है, इन सब में यदि इस प्रकार से अनडिज़ायरेबल चेंजेस आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भैया पॉल्यूशन एक प्रकार से बन जाता है ना। ओके, अब इसके बाद हम लोग ने देखा, देखिए पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक के बारे में। तो प्रदूषक कौन कौन से हैं? ये प्रदूषक क्या होते हैं? तो एजेंट हैं एक प्रकार से, ये तो है ना, ये क्या है? एजेंट ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के एजेंट है जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अभी एजेंट में एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यदि हम देखें तो इसके साथ SO2, NO2। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं। ये सब क्या है? ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब इनकी मैं अगर बात कर रहा था टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में, है ना, तो आप देखोगे तो CO2 एक प्रकार से अब ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं कितने प्रकार से? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया एग्जिस्टेंस के आधार पर, जो कि प्रकृति में, है ना, जो आप लिखोगे प्रकृति में जो पहले से मौजूद हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो CO2 हम जानते हैं ये प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं और ये ज़रूरी हैं, प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, है ना, इनकी नीड है पृथ्वी को। कैसे? क्योंकि CO2 हम जानते हैं ये तो, है ना, एक प्रकार से बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है ऑफ ट्रीज़, पेड़ पौधों के लिए। पहला बात ये है। दूसरा, क्रायोस्फीयर
यानी कि पृथ्वी को हिममंडल बनने से बचाती है कौन? CO2। कैसे? हाउ? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका मैं आपको चित्र के द्वारा समझाना चाह रहा था। मान लेते हैं, थोड़ा इधर समझा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है? ये अर्थ है। अब अर्थ क्या होता है भाई? सन से क्या करता है? ये सन है। सन से दिन के समय में आप देखो, ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस पृथ्वी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है। और रात में, एट नाइट में क्या करती है? देखिए, अभी जब ये, एक मिनट रुकिए, एट नाइट यानी कि रात में क्या करती है? ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिलीज करती है। अब मान लेते, इफ़ हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, नीचे सबसे नीचे जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल होता है। अभी इसमें क्षोभमंडल होता है तो जो एयर होती है, CO2 गैस है, भारी होने के कारण इसका कंसंट्रेशन कहाँ होता है? क्षोभमंडल में ज़्यादा होती है। यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन होता है। अब ये क्यों ज़रूरी है अर्थ के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब शॉर्ट वेव रेडिएशंस जो आ करके यहाँ से दिन के समय में सूर्य से लेकर के जब पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है ना, तो भाई गर्म हो जाती तो एनर्जी इसको मिल गई, हीट एनर्जी पृथ्वी ने गेन कर ली, है ना। क्या कर ली? हीट एनर्जी पृथ्वी ने गेन कर ली। अब बहुत गर्म हो गई। अब रात में तो सन है नहीं, सनलाइट है नहीं, तो भाई अब इसके पास हीट एनर्जी है, तो एनर्जी को रिलीज़ करेगी, क्योंकि एनर्जी तो कभी ख़त्म होती नहीं है ना, तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो रात के समय में ये रिलीज़ होकर जो एनर्जी जो गर्म हुई है वो रात में क्या करेगी? वो ठंडी होगी। अब पृथ्वी हमारी ठंडी होगी। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि CO2 का कंसंट्रेशन अगर हमारे ट्रोपोस्फियर में अगर नहीं होता, इसको अगर हटा दें, तो ये तो पूरी ठंडी हो जाती ना। इसको कोई, अभी CO2 क्या करती है? जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस है ना, उसको रोकने का काम करती है, उसको ट्रैप करती है। उसको ट्रैप मतलब उसको निकलने नहीं देती, क्योंकि अगर ये पूरी एनर्जी निकल जाएगी तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल हिममंडल बन जाएगी, यानी कि बर्फ़, आइस एज आ जाएगा फिर से, है ना। और अब तक तो कितना मतलब ठंडी हो जाती। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे CO2 है। CO2 के कारण ये जितनी ये गर्म हुई है ना, उसको रात के समय में ये जो CO2 है इसको ट्रैप कर रही है ना। CO2 ही नहीं, CO2 के साथ और भी गैसेस होती हैं, वो सब इसको मिलके ट्रैप करती हैं, है ना, रोकती हैं, रोकने का काम करती हैं, ताकि सारी एनर्जी रिलीज़ ना हो जाए, है ना। सारी एनर्जी इस स्पेस में रिलीज़ ना हो जाए, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी एकदम से हिममंडल ना बन जाए, ठंडी ना हो जाए, है ना। जिसके कारण से ये रोक लेती है, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है। यहाँ पे क्या करेंगे? टेम्परेचर मेंटेन करती है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है यहाँ पे क्या? CO2। ये प्रकृति में है, प्रकृति में मौजूद है CO2, और इसलिए ये ज़रूरी भी है। अब अगर यहाँ पे देखिए, अब अगर मान लेते हैं इस पर जो है एक्टिविटी हो जाए ह्यूमन की, अगर इस पर मानव की ह्यूमन एक्टिविटी के कारण प्रकृति में मनुष्य की छेड़छाड़ के कारण अगर ये CO2 का कंसंट्रेशन जितना पहले था वो ठीक था, लेकिन अब CO2 का कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाए, मान लेते हैं हमें और ज़्यादा हो जाए, तो भैया ये कुछ ज़्यादा ही ट्रैप करने लगेगी CO2 को क्या करने लगेगी? कुछ ज़्यादा ही ट्रैप, कुछ ज़्यादा ही रोकने लगेगी, जिसके कारण से यहाँ का टेम्परेचर क्या करने लगेगा? पूरे अर्थ पर आप देखोगे टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर जो अभी मेंटेन था वो टेम्परेचर अब राइज करने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पूरे अर्थ पे राइज करने लगेगा, जिसके कारण से क्या होगा? अब इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देखो क्या होगा भैया,
जब टेम्परेचर राइज करेगा पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। ये हर साल 1 डिग्री, जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग देखते रहते हैं हाल ही में, है ना। हर डिग्री टेम्परेचर हर साल प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ ही रहा है, जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसके कारण से जो हमारे कोस्टल एरिया जोन है ना, कोस्टल एरिया जोन के अंतर्गत जो भी हमारी कंट्रीज़ रहते हैं, है ना, कंट्रीज़ होती हैं, देश होते हैं, जो भी हमारे कोस्टल द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, अब वो क्या करेंगे, वो डूबेंगे। क्यों डूबेंगे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से हुआ क्या, ग्लेशियर वगैरह पिघलने शुरू हुए हैं, है ना। ग्लेशियर वगैरह पिघलने शुरू होंगे, जिसके कारण से जो कोस्टल आइलैंड्स हैं, द्वीपीय जो देश हैं, वो अब डूबने की कगार पे आएंगे, धीरे धीरे डूबेंगे। जैसे कि आपको पता है ना, इंडोनेशिया के कई जो द्वीप हैं वो डूबते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते हैं ना। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी, जकार्ता। अब इसको शिफ्ट करके कालीमंथन किया जा रहा है ना। कालीमंथन ये हमेशा न्यूज़ में रहता है ना। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये अभी आप देखो कोस्टल जो सिटीज़ हैं, कोस्टल जो देश हैं, वो सब डूबेंगे। और ये एक कारण जो आजकल हम चलते हैं ना, बाढ़ आने का कारण है ना, बाढ़ आने का कारण भी एक प्रकार से ही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाना। आप देखो पंजाब की स्थिति आप तो देख ही सकते हो हाल ही में, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक कारण तो बाढ़ आने का हम कह सकते हैं कि हाँ भैया पॉल्यूशन जो है इसका एक कारण हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अभी जितना भी हम लोग ने कवर किया है, तो आई होप हमने जितना भी अभी कवर किया है तो आपको पूरा समझ में आया, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग और भी इसके डिटेल में जानेंगे पॉल्यूशन के बारे में। हमारा पॉल्यूशन चल रहा है अगर, है ना, और इसको आगे कंटिन्यू इसके आगे से ही करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो अच्छा एक चीज़ हमारी और रह गई है। देखिए एक रिलीज़ के आधार पर, सॉरी अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, रिलीज़ के आधार पर, अभी तो मैंने एग्जिस्टेंस के आधार पर आपको बताया, अभी रिलीज़ के आधार पर आप लोग खुद नोट्स बनाने ला अपने, ठीक है। और देखिए रिलीज़ के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब बात कर देते हैं कि जो कि प्रकृति में डायरेक्ट छोड़े जाते हैं, है ना, डायरेक्ट छोड़े जाते हैं, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट छोड़े जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और NO2 और SO2, ये सब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, वो हमारे डायरेक्ट प्रकृति में छोड़ रहा है मानव। कैसे भाई, जितनी भी वाइट गुड्स होती हैं जैसे कि AC, फ्रिज, इन सब से हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। अभी ये सब जाके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स बन रहे हैं, जिसके कारण से प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब आप कहीं तक भी इसको ले जा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो NO2 और SO2 का एग्जाम्पल अभी हमने इसमें रिलीज़ के आधार पर दिया था। तो NO2 SO2 यानी कि नॉक्स सॉक्स जैसी गैसें होती हैं जो कि मोटर व्हीकल्स से निकलती है, मोटर वाहनों से निकलने वाली जो गैसेस होती हैं हानिकारक नॉक्स सॉक्स, जो सीधे जाके एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं, ठीक है। अभी रिलीज़ के आधार पर अब ये हो गया, रिलीज़ के आधार पर जो प्राइमरली वाला जो पार्ट है वो हमने अभी डिस्कस किया है ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स ऑक्स जैसे गैसें, ये प्राइमरली है। अब इसी से मिलते हुए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, है ना, जो कि अब जैसे ये रिलीज़ कर दिया मानव ने, है ना, अब मान के चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ये गया एटमॉस्फेयर में। अब ये फर्दर आगे जाके किसी ऊपर तो हमारा ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं O2। अब आप मान के चलो अगर O2 के कोई ऑक्सीजन का एक एटम O अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के O से CO से अगर ये कनेक्ट रिएक्ट कर जाएगा ना, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स O2 और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक O अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो आपको पता है O3 बन जाएगा। O3 मतलब ओजोन, है ना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन जो हो रहा है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, वो सब हमें देखने को मिलेगा। तो इससे नया कोई पॉल्यूटेंट्स बन रहा है, वो होता है हमारा क्या, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अभी इसके अलावा भी हम देखें तो देखिए एक प्रकार से अदर्स में हम कह सकते हैं और भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और भी एग्जांपल आप दे सकते हैं इसमें, जैसे कि देखिए नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब जो प्रकृति के द्वारा कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते, जैसे कि आपको पता है प्लास्टिक हो गया, है ना,
प्लास्टिक और ये जितना भी जो कांच की जो बोतलें वगैरह होती, कांच होता है, शीशा होता है, ये सब क्या है, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनती हैं आगे जाके, है ना। दूसरा, यदि अब इसमें देखिए, एक नॉन डिग्रेडेबल, एक डिग्रेडेबल, जो कि प्रकृति के द्वारा आराम से ख़त्म किया जा सकता है, जैसे खाद वगैरह जो होती है वो सब, ठीक है। तो आई होप हमने अभी पूरा इसको समझ लिया है। थोड़ा रिलीज़ के आधार पर थोड़ा सा नोट्स और बनवा देता हूँ मैं आपको। तो रिलीज़ के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले यदि हम देखें तो प्राइमरली, अभी प्राइमरली में आप किसका एग्जांपल याद, प्राइमरली पॉल्यूटेंट्स में आप एग्जांपल याद रख सकते हो CO का, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 और SO2 जैसी गैस है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। और अगर हम देखें तो अभी इसमें सेकेंडरी, रिलीज़ के आधार पर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में जो अब ये जो है फर्दर रिएक्ट करेंगे किसी चीज़ से, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप बना सकते हो इसमें, अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डायरेक्ट रिलीज़ हुआ था, अभी ये रिएक्ट कर जाए किससे, O2 से, ऑक्सीजन से, तो क्या होगा बताइए सर। अगर CO2 फोटोजेनिक रिएक्शन होती है, इसमें सनलाइट पड़ती है कार्बन मोनोऑक्साइड पर तो ये टूट जाता है, किस में टूटेगा, C+O में। अभी O का एटम अभी ऑक्सीजन से अगर मिल जाएगा तो O3 बन जाएगा, O2 और O का एटम इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे ओजोन, ये क्या हो गया, ओजोन फॉर्मेशन हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और अदर्स में जो हमने अभी बताया, नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, तो ये सब आई होप अब आपने पूरा पॉल्यूटेंट्स के बारे में समझ लिया है, पॉल्यूशन के क्या होता है इसके बारे में समझ लिया। आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 इसका आगे आएगा, उसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ सीखने को मिला, बढ़िया नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब चैनल को कर देना, जिससे आप मेरी वीडियो पर अपडेटेड रहो हमेशा। और मैं कुछ ना कुछ नॉलेजेबल बनाता ही रहता हूँ, ठीक है, वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।